नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आने के बाद में नोटिफिकेशन पर हम लोगों ने विस्तृत परिचर्चा किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का। बहुत ही विस्तृत तरीके से आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को बताया गया है और ये आप देखेंगे कि पहला एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम है जहाँ पर इतने विस्तृत तरीके से हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है कि किस टॉपिक के ऊपर क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया है उसके बारे में। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए अलग से वीडियो आपको बनाई जाएगी, तो उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसे आप जानते हैं, होती है और यहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन और सीसेट के 2 पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए अगर सामान्य अध्ययन के पेपर की, तो वहाँ पर आपको 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और अंक भी 150 का ही होता है यहाँ पर। और टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो 2 घंटे का ये पेपर होता है और इसमें 1/4 कितना 1/4 अंक आपका कटता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर अगर आप गेन करते हैं और एक गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा इस प्रश्न पत्र के लिए। सीसेट वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1.5 अंक का होता है। टोटल मार्क्स जो आपका होता है ये भी 150 अंक का होता है। समय इसके लिए भी 2 घंटे निर्धारित की गई हैं और यहाँ पर 300 अंक आपका टोटल हो जाता है। ठीक है, टोटल टाइम 4 घंटे। और यहाँ पर निगेटिव अंकन के लिए वैसी कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट आपको 33% यहाँ पर आपको गेन करना है इस पेपर के अंदर। ये सामान्य सी जानकारी है, इसके बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। उसके बाद में अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में भी आपको बताया गया है कि सामान्य हिंदी निबंध ये 2 पेपर आपके होते हैं। उसके बाद में जीएस के आपके 6 पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और टोटल अंक जो होता है यहाँ पर 1500 अंक का आपका मुख्य परीक्षा होता है और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। ये सामान्य जानकारी, इनके बारे में हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन के बारे में परिचर्चा किया था तो वहाँ पर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा मेन मोटो है, हम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल में दिया गया है तो उस डिटेल के एनालिसिस को यहाँ पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे जिससे कि एक समझ विकसित हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि पाठ्यक्रम के ऊपर आपकी जितनी बेहतर पकड़ रहेगी उतना ही बेहतर पकड़ आप अपनी प्रिपरेशन पर बना पाएंगे और इसलिए पाठ्यक्रम को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के जीएस वाले सेगमेंट को देखा जाए तो वहाँ पर आपको 6 टॉपिक आपके दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक 6 दिए गए हैं, लेकिन अभी डिवीजन आप देखेंगे तो पूरा पाठ्यक्रम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। हर एक चीज, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, हर एक डायमेंशन को यहां पर कवर किया गया है। ठीक है, बंद कर लीजिए। ठीक है, हर पाठ्यक्रम को यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे कि इतिहास का हो गया, इतिहास के सेगमेंट में भारत के इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक सारी चीज़ें हैं। कला और संस्कृति तथा राष्ट्रीय आंदोलन जो है सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। भूगोल की बात की जाएगी तो भारत और विश्व दोनों के भूगोल को यहाँ पर शामिल किया गया है। भारतीय शासन प्रणाली हो गई, आर्थिक और सामाजिक विकास हो गया, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समसामयिक घटनाएं हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है, लेकिन इसको बहुत डिटेल में दिया गया है, इसलिए हर उस टॉपिक को जो आयोग के द्वारा मेंशन करके बताया गया है उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रयास किया जाएगा जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। यहाँ पर बात की जाएगी, अगर हम इतिहास वाले सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में बात की गई है और प्राचीन इतिहास को 4 टॉपिक के अंदर सेग्रीगेट किया गया है। पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में है। वैदिक सभ्यता, संगम युग किस प्रकार से बना, क्या क्या प्रोविजन रहे हैं उसके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए आप देखेंगे महाजनपद से प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछा ही जाता है, महाजनपद भी शामिल है। मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ है, धार्मिक आंदोलन उस टाइम पर जो हुए थे आपके, चाहे जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म हो, भगवत धर्म हो, शैव धर्म हो, ठीक है, पारसी और यूनानी हो, इन सभी पहलुओं पर आपको प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं।
मौर्य समाज के बारे में बात की जाए, मौर्य साम्राज्य जो आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आपके मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था रही है, उसका प्रशासन क्या रहा है, उसकी धर्म नीतियाँ क्या रही हैं, अशोक का क्या रोल रहा है, उसके बाद में कुषाण राजवंश जो आते हैं उनके क्या कला और संस्कृति के पहलू रहे हैं, उन सारे डायमेंशन को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य की बात की जाए, मौर्य के बाद में गुप्त आता है, और प्राचीन भारत के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसकी स्थापना के पीछे रीजन क्या रहे हैं, कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सुदृढ़ीकरण और इसका पतन किस प्रकार से हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, समाज किस प्रकार से था, अर्थव्यवस्था वहाँ पर कैसी थी, साहित्य और कला तथा उससे संबंधित जो अन्य पहलू हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद में चौथा पॉइंट आपका जो इसमें दिया गया है वो उत्तर गुप्त काल का पीरियड है, जिसमें हर्षवर्धन, पाल, परिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद में 650 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच में, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम फ्रेम रहता है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, तुर्कों का आक्रमण होता है। तो इस फेज के अंदर जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता थी, उसका विकास किस प्रकार से हो रहा था, और उसने किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये कुल मिला के पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किसी स्टेट पीसीएस के द्वारा बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही कंक्रीट वे में पूरे पाठ्यक्रम को विस्तृत तरीके से बता दिया गया है कि आप अगर इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या वहाँ पे पढ़ना है। अभी तक क्या होता था कि आपके पास में एम्बिगुअस रहती थी चीज़ें, लिख दिया गया भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में पढ़ना क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास में डोमेन एरिया जो होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कन्फ्यूजन रहता था। लेकिन अब आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सिलेबस दिया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को यहाँ पर 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, और जनरली ये 2 फेजेस में माना भी जाता है जब आप इसको पढ़ते हैं। पहला होता है कि भारत के अंदर इस्लाम का आगमन कैसे हुआ है और क्या इम्पैक्ट रहे हैं, और उसके बाद में दूसरा फेज स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य का, और उसके बाद में ब्रिटिश काल या ब्रिटिशर जो होते हैं, यूरोपियों का जब भारत में आगमन होता है तो वहाँ से आप जनरली आधुनिक भारत की शुरुआत कर देते हैं। आधुनिक भारत को समझने के लिए यूरोपियों के आगमन से हमें समझना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आगमन की बात की गई है, जिसमें कि आपका इल्तुतमिश आता है, बलबन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जितने भी आपके वंश हैं उनके बारे में उनका प्रतिपादन किसने किया, कौन उसका संस्थापक रहा, कितने समय तक उसके द्वारा प्रशासन किया गया, क्या सामाजिक व्यवस्था रही, किन आर्थिक नीतियों को उनके द्वारा फॉलो किया गया है। हर एक डायमेंशन को बहुत ही कंक्रीट वे में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज वे में आप इसको तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। तो एक तो हो जाएगा इसका प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे के बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, उसके बाद में इनका पतन कैसे होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि इस फेज के अंदर जब भारत के अंदर इस्लाम का आगमन हुआ था तो उस टाइम पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ वहां पर वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला का किस प्रकार से निर्माण हुआ, चित्रकला किस प्रकार से थी, यानी कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेगमेंट है वो भी आपका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल फेज जो आप देखेंगे इसी पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में जो है विजयनगर साम्राज्य हो गया, सूफी मत हो गया, भक्ति आंदोलन, तो ये सारे पहलू आपको पढ़ना रहेगा। भारत के अंदर जो आपके तुर्क आगमन होता है, इस्लाम का जो आगमन होता है, उस आगमन फेज के अंदर और वहां से लेके यानी कि 1200 ईस्वी से लेके जब आपके मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है मिड आपका 50th सेंचुरी बीसी जो है, तो वहां तक आप देखेंगे कि उस फेज के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में उनको हमें समझना आवश्यक हो जाता है। तो वो सारे पहलू को हम देखेंगे और उसके बाद में फिर आपका आ जाता है वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडरशिप
फेज जिसे हम बोलते हैं मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है, ठीक है। तो बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का जो पतन रहा है, मुगल का प्रशासन किस प्रकार से रहा है, जागीरदारी सिस्टम, मानसबदारी व्यवस्थाएं, ठीक है, मुगल कालीन समाज किस प्रकार से रही है और अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है, साहित्य, कला और स्थापत्य के लिए किस प्रकार से इन्होंने योगदान किया। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि कुछ रीजनल पावर्स भी उभर कर आती हैं, जैसे मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया। तो इन सारे पहलुओं को हम देखने का प्रयास करेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड में आपको सिलेबस दिया गया है। और लास्ट जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हर एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस परीक्षा के अंदर इस आयोग के द्वारा, उत्तराखंड आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है। उस क्लासिफिकेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सिलेबस को दिया है। बच्चों के अंदर जो भ्रम था प्रारंभिक परीक्षा को लेके, वो काफ़ी हद तक दूर होगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के अंदर इतना स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। यूरोपियों का आगमन इन्होंने बताया है। यूरोपियों का आगमन में आप देखेंगे पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद में एक व्यापारिक कंपनी के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करती है और यहाँ पर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट आज के भारत के विकास में काफ़ी, या आज का जो भारतीय विकास का समाज है, उस समाज में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। दिखता है हमारे भारत के संविधान के अंदर ये प्रशासनिक दृष्टिकोण। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसी चीज़ को हम देखेंगे उसके प्रशासनिक काल स्वरूप के लिए। जैसे कि प्रशासन का जो पहला दौर स्टार्ट होता है 1758 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी के अधीन जो शासन व्यवस्था चलती है, उस कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था। और उस कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था ने किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को इम्प्रिंट किया भारत के भूभाग के ऊपर, और किस प्रकार से उसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। उसके द्वारा 19वीं सदी में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन कौन कौन से रहे हैं और उससे संबंधित जो अन्य पहलू रहे हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो जो आपका 1785 से लेकर 1857 तक का पीरियड है, उसको हम देखेंगे आधुनिक भारत के फेज 1 के अंदर। सेकेंड फेज आपका स्टार्ट होता है जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सीधा क्राउन के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है और प्रशासन जो होता है क्राउन के अधीन हो जाता है। वो फेज आता है आपका 1858 से लेके 1947 का, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है। और इस फेज को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहला, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो होती है। 19वीं और 20वीं सदी के अंदर जो गैर आदिवासी जातीय या किसान आंदोलन जो होते हैं, 1857 के बाद में ब्रिटिश शासन और उससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं, भारत सरकार अधिनियम 1958 जो आता है। 1958 के बाद में जो प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक प्रणालियाँ परिवर्तित होती हैं, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर हम बात कर सकते हैं, सामाजिक शिक्षा और न्यायिक सुधार के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं को बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझने की जरूरत है। और उसके बाद में दो महत्वपूर्ण फेज, एक आपका भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो विकास होता है, नेशनलिज्म की जो भावनाएं उमड़ती हैं और वो किस प्रकार से एक अंतिम परिणति के रूप में हमें स्वतंत्रता मिलती है, उसका परिणाम क्या है, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है। और राष्ट्रवाद के उदय के साथ में जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है, किस प्रकार से वो कौन कौन से फैक्टर रहे हैं, तो वो संपूर्ण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आप एक चीज समझ सकते हैं इस पूरे पाठ्यक्रम को देखने के बाद में, कि अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन दोनों चीजों को समझा, जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को अगर आपने बहुत शानदार तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक्स हैं मैक्सिमम आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर फेज वाइज इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर दो फेजेस हम देखेंगे आधुनिक भारत के। पहला फेज यूरोपियों का आगमन, दूसरा भारत में वायसराय का जो शासन होता है, यानी कि क्राउन के अधीन जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर कौन महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखी जाएंगी। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, उसका कारण क्या रहा, उदारवादी और अतिवादी दल जो उसमें काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बंगाल का विभाजन कैसे होता है, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 का जो आता है,
ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में इसी टाइम फ्रेम में एक महत्वपूर्ण परिघटना होती है, प्रथम विश्व युद्ध होता है और भारत के अंदर गांधी जी का आगमन होता है। और इन दोनों चीजों ने दोनों जगहों पर बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज किया है। भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के नायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी का आगमन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्नों के रूप में है। तो उसको बिना समझे भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास को समझा ही नहीं जा सकता। और अगर हमने बहुत बेहतर तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को भी नहीं समझा तब भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों ये पैरेलल घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और इन दोनों को इंटरलिंक करते हुए आपको पढ़ना है। अभी तक प्रारंभिक परीक्षा में आप इन चीज़ों को इग्नोर करते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्लासिफाइड करके बता दिया गया है कि करना पड़ेगा, बिना कर रहे से काम चलने वाला नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे शुरुआत कहां से होती है, होम रूल आंदोलन से। लखनऊ सम्मेलन होता है 1916 के अंदर, 1917 में अगस्त घोषणा हो जाती है, गांधी का युग प्रारंभ होता है। भारत एवं विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जाते हैं। क्यों यहां पर हमने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्वतंत्रता की विचारधारा थी, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, वो केवल भारत में नहीं पनपी थी। बहुत सारे भारतीय विदेशों में भी रहते थे, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा काम किया है बाहर से रहते हुए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1919 आता है, जलियाबाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो ये 1919 जो है बहुत खतरनाक ईयर आप देख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, जिन्ना की 14 सूत्री रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन से हर बार 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तथा कम्युनल अवार्ड या जो पूना समझौता होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की फेज के दौरान हमें पढ़ने की जरूरत है। तो ये तीसरा फेज, आप चौथा फेज हो जाएगा, थर्ड फेज आपका राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, फोर्थ फेज आपका भारत विश्व, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन का जो दौर रहा है उस चीज को हम देखेंगे। और फिफ्थ है आपका भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। इसी में आपको बताया गया क्रिप्स मिशन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, आज़ाद हिंद फौज किस प्रकार से बनाई गई, अंतरिम सरकार बनाई जाती है, माउंटबेटन योजना लागू होती है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, भारत का विभाजन होता है और आज़ादी के बाद भारत, यहाँ पर यह भी शब्द दे दिया गया है, इट मीन्स क्वेश्चन के यहाँ पे भी बनने की संभावना है कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद भारत का विकास हुआ है और उन पहलुओं को भी देखना है। फिर उसके बाद में नवीन क्रियाकलाप एवं संबंधित संगठन और संबंधित अन्य पहलू। तो कुल मिला के इसको भी ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है कि हम आधुनिक भारत या 1947 की स्वतंत्रता के बाद के भी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत का इतिहास क्या रहा है उसके भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हिस्ट्री का ये क्लासिफिकेशन है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक हमने देखा कि जो पहला फेज था उसमें भारत का इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसके बारे में क्या बातें कही गई थी उसको हमने देखा। सेकंड फेज आ जाता है क्योंकि इसी के अंदर हम उत्तराखंड का भी इतिहास देखेंगे, ठीक है। तो जब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे भी ये बता दिया गया है कि हमें किन चीजों को पढ़ना है उत्तराखंड के इतिहास के अंदर। पहली चीज, प्रागैतिहासिक काल उत्तराखंड में किस प्रकार से रहा, ठीक है। तो आप जानते हैं लगभग उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद में जो आपने उत्तर प्रदेश में पढ़ा वही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगी। तो जो आप बच्चे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अपना भाई ही है, भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको बने हुए। पहले उत्तर प्रदेश ही था, फिर उत्तराखंड बना है। तो ध्यान से आपको समझना है, प्रागैतिहासिक काल हो गया, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल उत्तराखंड का क्या रहा है, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां जो हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। कुंडित और यधोय जो है वो कार्तिकेय पूर्व राजवंश जो था, उसके बाद में कत्यूरी राजवंश था, गढ़वाल और परमार राजवंश, कुमाऊं तथा चंद राजवंश जो थे। उत्तराखंड के अंदर गोरखा आक्रमण और जो शासन व्यवस्था होती है वो आपको पढ़ना है।
ब्रिटिश शासन किस प्रकार से रहा है, टिहरी जो रियासत रही है उसके बारे में, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आपका 1857 का हुआ है और उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान रहा है वो देखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन और उससे जो संबंधित पहलू हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर स्पेशल आपको बता दिया गया है कि उत्तराखंड स्पेशल से आपको किन टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जब आपको उत्तराखंड स्पेशल की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो वहां पर इन सारे डायमेंशन को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, बहुत विस्तृत तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाएगा। तो ये रहा है आपका प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हिस्ट्री या इतिहास वाला सेगमेंट है, उस इतिहास वाले सेगमेंट के लिए पाठ्यक्रम का विश्लेषण। सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। सेकेंड टॉपिक आपका है भारत और विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको पढ़नी है। जब इस टॉपिक को दिया गया तो यहाँ पर भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है और उत्तराखंड के भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो तीनों चीजों को अलग अलग सेग्रीगेट करके दिया गया है। अगर हम बात करें विश्व के भूगोल की तो पहली चीज यही बताई गई कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर का स्तर बहुत ही उच्च हो गया है पिछले जो आपके एग्जाम हुए थे उनकी अपेक्षा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि उस बात के हिसाब से हमें चीज़ों को पढ़ना है जो सिलेबस दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को समझने की भी जरूरत रहेगी। यहाँ पर बताया गया है कि विविध शाखाएं क्या हैं, पृथ्वी और सौरमंडल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो है आपका, एस्ट्रोनॉमी वाले पूरे पार्ट को आपको समझना है। पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में, स्थलमंडल किस प्रकार से, अक्षांश, देशांतर, समय, परिभ्रमण। ठीक है, उसके बाद में परिक्रमण किस प्रकार से होता है, ग्रहण कैसे लगता है, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल, झीलें एवं चट्टान, वायुमंडल की परतें, संरचना, सूर्य तप जो होता है, आर्द्रता होती है, महासागरीय नितल का जो बनावट है, ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से किस प्रकार से समुद्री धाराएं बनती हैं उनको, ज्वार भाटा, तापमान एवं खरापन, कृषि, पौधे, जंतु, पशुपालन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां, जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार या क्षेत्रीय आर्थिक गुट जितने भी हैं, भौगोलिक शब्दावली और उससे संबंधित अन्य पहलू। तो इन्होंने पूरी तरह से जो आपका प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो यूपीएससी के अंदर जिन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर दिया गया है विश्व भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के भूगोल की तो भारत के भूगोल के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत का भौगोलिक विस्तार हुआ है, भौगोलिक डिवीजन क्या है, उन सारे डायमेंशन को देखना है। तो भौगोलिक परिचय आपको देना है। उसके बाद में उच्चावच और संरचना, किस प्रकार से हिमालयी संरचना बनी है, भारतीय उच्चावच किस प्रकार से है, जो रिलीफ फीचर आपको देखने को मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन पैरामीटर्स को बताया गया है। जलवायु, अपवाह प्रणाली, वनस्पतियां किस प्रकार से हैं, पौधे, जंतु, पशुपालन कैसे होता है, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या। ठीक है, नगरीकरण, परिवहन, संचार तंत्र, विदेशी व्यापार किस प्रकार से होता है। ठीक है, अनुसूचित जात और जनजातियां क्या है, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधित अन्य पहलू। तो ये आपका पाठ्यक्रम बताया गया है किसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड में भारत के इतिहास, भारत के भूगोल का। ठीक है, भारत के भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी हमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड के भूगोल की, ठीक है, उत्तराखंड के भूगोल में तो क्या करना है, उत्तराखंड की भौगोलिक अवस्थिति किस प्रकार से है, भू आकृतिक संरचना हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में, जलवायु किस प्रकार से है, जल प्रवाह तंत्र कैसे वहां पर बना हुआ है, किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती हैं, यानी कि वनस्पतियों का किस प्रकार से विकास हुआ है, वन्य जीवन क्या है, खनिज, कृषि, पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जात जनजातियां कौन कौन सी हैं, परिवहन तंत्र किस प्रकार से बना हुआ है, साथ ही साथ ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक विकास तथा प्राकृतिक आपदाएं और उससे संबंधित जो अन्य पहलू हैं, उन सारे डायमेंशन को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी किसमें, जब हम बात करेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास, वो मैंने प्रारंभिक परीक्षा की जो में आपको जो पढ़ना है उसमें इतिहास के चारों पहलुओं को हमने देख लिया कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और उत्तराखंड का इतिहास क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद में हमने
भूगोल के बारे में बात की। भूगोल में हमने प्राचीन भारत के भूगोल की बात की, विश्व के भूगोल की बात की, और उत्तराखंड का भूगोल किस प्रकार से है उसके बारे में भी हमने परिचर्चा किया है। ठीक है, तो इसके बाद में अभी 2-3 टॉपिक और हैं, उनको करके फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। चलिए, तो ये आपके 2 डायमेंशन हो गए। पहला डायमेंशन आपको बताया गया कि इतिहास कैसे आपको पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सेकंड हमने बताया कि ज्योग्राफी आपको कैसी पढ़नी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और सबसे जो ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा बच्चे, जो परिवर्तित किया गया है और सबसे डायनेमिक तरीके से आपके सामने एक चेंज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप हो सकता है कि इसको देख के घबरा भी जाएं कि भैया पॉलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें अब कैसे पढ़ना है, ये तो मेंस में कुछ चीज़ें पढ़नी रहती थी, यहाँ पर पॉलिटी को भी इनकलकेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर राज व्यवस्था और जो संविधान है उन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें गवर्नेंस के कुछ टॉपिक को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको इनकलकेट करके देखने को मिलेंगी भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज को आप कह सकते हैं कि जो यहां पर आपको भाग 1 दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय के तरफ या राष्ट्रीय क्रम के अंदर हम यहां पर रखे हुए हैं, ये इसका आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट है किस चीज का, जो हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। संविधान आपका अलग है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो चीजें आपको पढ़नी है अलग है। तो पॉलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मेंस वाली भी चीज़ें जो आप पहले पढ़ते थे उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जैसे संसदीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जब बात की जाती है तो एक अध्यक्षीय प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली होती है। तो संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति क्या है, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट या कोalition पॉलिटिक्स जो होता है उसके बारे में, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और नक्सलवाद, ये आपके थियरी है, समझ लीजिए सिद्धांत हैं। ठीक है, इनको आपको अलग से पढ़ना है। फिर एक चीज हम देखते हैं कि भारत क्या है, कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है, और उस कल्याणकारी राज्य के बनने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जैसे भारत का समाजवादी होना, ठीक है, समाजवादी होना, ये क्या है, उसके कल्याणकारी राज्य की तरफ उसको बढ़ाता है। भारत के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और उस फंडामेंटल राइट में लोगों को प्रमुखता के आधार पर रखना। दूसरा, सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोग, तो वो सारी चीजें कहां पे होंगी, जो कल्याण की बात की जा रही है, यानी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक को संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रवाह के संबंध में भारत का संविधान किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। इसी के अंदर आप देखेंगे कि जो संरक्षणवाद की जो नीतियां होती हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न समूहों के उत्थान के लिए जो काम किए जाते हैं, साथ ही साथ जो आरक्षण का मुद्दा है, वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर, जो आप प्रारंभिक परीक्षा में नहीं, पहले मुख्य परीक्षा में पढ़ते थे, अब आपको यहाँ पर उसको डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में जेंडर पॉलिटिक्स आता है, लिंग राजनीति, जिसके अंदर लिंग राजनीति क्या है, समानता को दरकिनार करके आगे बढ़ना, ठीक है, आरक्षण की जो नीतियां हैं, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा तथा सुरक्षा के जो उपाय होते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी के आधार पर, ठीक है, लिंग असमानता जो है उसके आधार पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनता है, पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, उस चीज को भी यहाँ पर आपको लिंग राजनीति के आधार पर समझने की जरूरत होगी। बहुत ही शानदार तरीके से पाठ्यक्रम को इसमें बनाया गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस या इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना कि इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है और इसी ऑर्डर में पढ़नी है, तब आप समझ लीजिए कि बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है, भारत में चुनाव सुधार किस प्रकार से है, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे किया जाएगा, शासन, संस्थागत और प्रक्रियाएं, ठीक है, गवर्नेंस का जो पार्ट है, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो अभी आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए, कहीं वो प्रोविजन पढ़ लिए तो आपको बता दिया गया ये राष्ट्रीय एकता के लिए यूजफुल हो सकता है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बता दिया गया कि ये आपके नेशनल यूनिटी के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सीधा अलग से दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता को ही आप बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो नेशनल यूनिटी किस प्रकार से है,
कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो सकते हैं, डायरेक्टिव्स क्या हैं स्टेट्स के लिए, स्टेट कैसे कैसे इनिशिएटिव लेता है, बहुत सारे लेवल, एक प्रकार से विस्तृत अध्ययन आपका हो गया इस टॉपिक के अंदर, एक प्रकार का ये निबंध का टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में भारत की नाभिकीय नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी जो है भारत की, उसको भी आपको पढ़ना है। पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये सारी चीजें आपको गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपको समझने की जरूरत है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी में दिया गया है आर्थिक और वित्तीय सुधार क्या क्या हुए हैं, जैसे अभी तक प्रारंभिक परीक्षा के अंदर उदारीकरण क्या है, समाजवाद क्या है, ठीक है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इन चीजों को आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको समझना है इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी, और जब तक आप इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, कैसे इस चीज को आप अपने एक प्रशासन के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे शामिल कर सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि जैसे लोक प्रशासन के जो मुख्य मुद्दे हो सकते थे या थीम जो है, उन थीम को यहाँ पर इनकलकेट करने का पूरा प्रयास किया गया है भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक और वित्तीय सुधार, जिसमें कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक तथा शासन पर इसके प्रभाव क्या बनेंगे, आयोजना तंत्र क्या है, आयोजना की प्रक्रिया कैसे होगी, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, नाबार्ड और उसके बाद में जो आरबीआई है, सेबी है, ठीक है, आईआईबीडी है, इन सब का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा आपने आर्थिक और वित्तीय सुधार के लिए बातें समझी हैं, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव वर्क का पार्ट होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, ये विधायी तंत्र का हिस्सा होती हैं। तो और उन विधायी गतिविधियों को आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में या एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, तो वो आपके राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं में आती। भारत में संस्थागत सुधार क्या हो सकता है, जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट जो बात की जाती है, संस्थागत सुधार की जो अवधारणा बनाई जाती है, उन पहलुओं को भी यहां पर शामिल किया गया है। देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की जो भागीदारी है, वो सिविल सोसाइटी जो होती है, लोकपाल, लोकायुक्त और इससे संबंधित मुद्दे। अभी तक आपने इसमें इंडियन पॉलिटी का कोर कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं देखा होगा, गवर्नेंस, साथ ही साथ आप लोक प्रशासन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ में बनाई गई हैं और उनको पढ़ना भी जरूरी है। तो ये इस पाठ्यक्रम की व्यापकता को दर्शाता है कि कितनी बेहतरीन तरीके से चीजों को यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी चीजें शामिल की गई हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, उसके जितने भी अंग हैं, उनका काम क्या है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें शामिल हैं वहां पर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितने भी होती हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब के बारे में उनके रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें क्या है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इनको, अभी तक आप क्या देखते थे, जब इकोनॉमी पढ़ते थे तो वहां पर आपने देखा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं और इनके लिए क्या सुधार की चीजें लाई जा रही हैं हमारे संसद के द्वारा, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। सार्क, आसियान, स्पाटा और अन्य जो क्षेत्रीय गुट हैं, उनका हम देखेंगे। विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, चाहे निःशस्त्रीकरण या NPT जो है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उसके लिए, मानवाधिकार के लिए, वैश्विकता के लिए, सारे मुद्दे आपके आएंगे। और विश्व तथा भारत में उसका महत्व क्या है, जो ब्रिक्स नेशन है और भारत के लिए विश्व का क्या महत्व है, वो सारी चीजें यहाँ पर शामिल होंगी। तो यह आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। और तीसरा जो बच्चे यहाँ पर आता है वो आपका आता है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप देखेंगे, जिसके बारे में आप जानते हैं। इसमें भी बहुत सारा सिंपलाइज्ड करके दे दिया गया है, जैसे भारत के संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। संवैधानिक असेंबली या जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हो, कैसे, फिर उसके बाद में आपकी उद्देशिका या प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली क्या है उसके बारे में बात की गई है। संसदीय समितियां जो बनाई जाती हैं, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपने देखा कि भारतीय शासन प्रणाली के अंदर पहला हम राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखेंगे,
थर्ड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। अब इसमें आपने देखा कि बहुत सारे डायमेंशन को छोड़ दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, संसद हो गया, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारा चीज यहाँ पर पूरी तरह से मिस कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे उसको नए फ्रेमवर्क के अंदर अलग से रखा गया, जैसे कि संघीय कार्यपालिका, राजकीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ जो होता है ऑफिस। राज्य कार्यपालिका के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिले। भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं, चुनाव तंत्र की प्रक्रिया, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिकों और सरकारी सेवाओं का संबंध क्या है, भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। नया टॉपिक है, आपने कभी मेंस में भी नहीं देखा होगा इस टॉपिक को, ठीक है, कहीं भी आपने नहीं देखा, एकदम नया टॉपिक आपके लिए शामिल किया है। राजनीतिक सामाजिक एजेंसियां, सामाजिकरण की एजेंसियां, ये वर्तमान समय को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम को यहां पर बनाया गया। बहुत शानदार पाठ्यक्रम है, देखिएगा क्या है। भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास किस प्रकार से हो रहा है, राजनीतिक सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं, जो राजनीतिक का समाजीकरण हो रहा है, उसको कौन कौन से लोग फुलफिल कर रहे हैं, आज का सोशल मीडिया भी उसके अंदर आ जाएगा। तो नए हिसाब से इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है। भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास कैसे होगा, भारत में राज्यों के पुनर्गठन की बात जो की जाती है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र और उसके निर्दिष्टित राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन की बात, प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से होगा, जिले का प्रशासन क्या होता है, उससे संबंधित अन्य पहलू। तो ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, संविधान अलग है, राष्ट्रीय स्तर की चीजें अलग है, अंतर्राष्ट्रीय चीजों को अलग रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना यूनिक तरीके से इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें बच्चे, तो यहां पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर क्या संशोधन किया गया। राज्य वित्त आयोग जो गठित किया जाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, भूमिका क्या होती है। स्थानीय निकायों को अधिकार देना, भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप क्या है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जो जिला परिषद होती हैं, वो सारी चीजें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो इनको भी हम यहाँ पर कवर करने का भरसक प्रयास करेंगे और शानदार तरीके से इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में लोक नीतियां हैं और अधिकारों से संबंधित मुद्दे, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, अगर हम पब्लिक पॉलिसीज की बात करें, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज को भी यहां पर शामिल किया गया है। कौन से, जैसे आपका सुशासन होता है, ठीक है, सुशासन कैसे, गुड गवर्नेंस के बारे में जो बात की जाती है। गुड गवर्नेंस का बेसिक इंटेंट क्या है, सिटीजन चार्टर्ड होते हैं और ई गवर्नेंस होते हैं, ये भी आपका है। भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त का गठन कैसे होगा। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार और संबंधित अन्य पहलू, ये सारी चीजें आपको देखने को की जरूरत है लोक नीतियों के अंदर, ठीक है। पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना शानदार पेपर बनाया जाता है और पाठ्यक्रम को बहुत ही विस्तृत कर दिया है। अभी आप इंडियन पॉलिटी के ही पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकारों से संबंधित मुद्दे बच्चे, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और इससे संबंधित जो मुद्दे जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और इसमें आप देखेंगे कि जो CAA आया है उसमें लगातार अमेंडमेंट जो हुए हैं, अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर हुए हैं 2024 तक इसमें अमेंडमेंट देखा गया है, क्या इम्पैक्ट रहा है, सिटीजन चार्टर क्या होते हैं, ठीक है, वो सब आपको देखना है। लास्ट में है भारत में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला, बाल और बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार और उसके अन्य पहलू, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी व्यापकता के साथ में पाठ्यक्रम का विस्तार किया गया है उत्तराखंड PCS के द्वारा। और इस चीज को आपको बहुत ही थ्योरेटिकली या बहुत ही हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर पाठ्यक्रम को उन्होंने बनाया है तो इसके पीछे उनके इरादे क्लियर हैं कि प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स से। और ये टॉपिक्स केवल और केवल आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी बहुत योगदान करने वाले हैं, क्योंकि जब अभी हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे, आप तीसरे पेपर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो वहां पर आपको पता लगेगा कितने शानदार तरीके से चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो लोक नीति, अब एक बार मैं आपको सारा रिवाइज कर देता हूं कि अगर भारतीय प्रशासन की बात की जाए तो पहले राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको यहां पर सम्मिलित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को शामिल किया गया है, फिर भारतीय संविधान को शामिल किया गया है, और उसके बाद में भारतीय राजनीति, पंचायती राज व्यवस्था, और उसके बाद में लोक नीति और अधिकार। तो अब अगर आप देखें, अगर सोचें कि हम केवल लक्ष्मीकांत से काम चला लेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। पहला टॉपिक आपका हो गया नेशनल इश्यूज जो आपके होते हैं, ये करंट अफेयर में जनरली सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा आपका इंटरनेशनल, तीसरा आपका भारत का संविधान, चौथे पॉइंट पे अगर हम जाएं तो भारतीय राजनीति, पांचवा है पंचायती राज, और छठा टॉपिक है इसके अंतर्गत लोक नीति, और सातवां टॉपिक है अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ना है। और अगर आप पेपर 2 को उठा के देखेंगे जो मेंस में सिलेबस दिया रहता है, तो उसमें आपके 21 से 22 टॉपिक रहते हैं, और उन 21-22 से टॉपिक के अंदर आपके 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कुल मिला के 7 से 8 टॉपिक आपके मेंस में यही सारे रहते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है बहुत शानदार तरीके से। और अब आपको एक इनसाइट भी मिलेगी। जैसे मान चलिए कि आप बीपीएससी का एग्जाम भी देते हैं, तो बीपीएससी के अंदर लोक प्रशासन जो है, वहां पे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। अगर आप सही ढंग से इसको पढ़ लेते हैं तो वहां पे आप लोक प्रशासन को क्या कर सकते हैं, एक आपके पेपर के रूप में, ऑप्शनल के रूप में आपका तैयार हो सकता है। इतना व्यापक तरीके से इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है। तो ध्यान में आपको इस बात को बनाए रखना है कि इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका, फिर यहाँ पर दूसरा डायमेंशन नहीं छूटेगा, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ना है, शासन प्रणाली, किसी स्टेट की शासन प्रणाली कैसे होती, वही सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होता है, ये एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लोक सेवाएं क्या होती हैं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संविधान के जो प्रावधान होते हैं, राजभाषा, विदेश राज्य में चयन के मानदंड, संचित निधि किस प्रकार से होती है, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, निर्वाचन, स्थायी पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे जिसमें शिक्षा, रोजगार, विकास आता है। सुप्रशासन यहाँ पर सुशासन कैसे होगा, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना और उससे संबंधित अन्य पहलू। तो ये सारे फैक्टर आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, इन सारे डायमेंशन को आपको कवर करना है। ठीक है, तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि इसको तो हमने पॉलिटी के अंदर समझा है, लेकिन अभी तक क्या था कि चीजों को हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते थे। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क अंडर द इंटरनेशनल एरिना, वो सारी चीजें आपके पॉलिटी से ही संबंधित होती हैं, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसीलिए पहले हम उसको इकोनॉमी में देखते थे, लेकिन अब उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इकोनॉमी के साथ देखने का प्रयास किया जाएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की जाए, इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात की जाए, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर जो दी गई है। सबसे पहली चीज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, आर्थिक नीतियां। भारत में आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, उदारीकरण की व्यवस्था कैसी रही, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी जो रिफॉर्म आए थे वो आपका है। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई, मुद्रास्फीति, सामाहिक जो प्रगति होती है, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण, नया टॉपिक है। यहाँ पे आप देखते हैं अलग अलग इसको मेंस में पढ़ना रहता था, लेकिन अब यहाँ पर दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, सारा करंट अफेयर गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी की परिभाषा और सारी चीजें, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मानव विकास सूचकांक जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो आपको, जनसंख्या एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भारत का जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से हो रहा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और कितनी जनसंख्या है, जनगणना जो है उस सारी चीजों को हम देखेंगे। आर्थिक विकास और जनसंख्या दोनों चीजों को, और नगरीकरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको। तो जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, और इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें जनगणना पढ़ना पड़ेगा। तो जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, आर्थिक विकास और जनसंख्या तथा नगरीकरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आपको देखना है। भारत के जो केंद्रीय बजट होता है,
ठीक है, उसके बारे में परिचर्चा करनी है। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार चाहे वैदेशिक क्षेत्र का हो या देशिक क्षेत्र का हो, वाणिज्यिक उद्योग, रोजगार, ठीक है, परियोजनाओं और आर्थिक विकास की दिशा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए। इसमें कुछ और चीजें शामिल है जैसे कर सुधार और बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, कर सुधार और बैंकिंग व्यवस्था, योजनागत विकास कैसे होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, या ठीक है, भारत के अंदर कृषि व्यवस्था, कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य, बफर स्टॉक, ठीक है, कृषि नीति, कृषि बीमा योजना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। भारतीय वित्तीय मुद्रा पूंजी और प्रतिभूति बाजार जो होता है वो, उसके बाद में बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय और राजकोषीय नीति, अवधारणाएं जैसे हम व्यामवर्ती योजना, स्वेट शेयर, हवाला, गिल्ट और बाजार, काला बाजार, ठीक है, काला धन इत्यादि, और इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो जो आपको अभी पॉलिटी के अंदर बताया गया कि जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशिया दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे सार्क बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार जिसे स्पाटा बोला जाता है, विक्स हो गए, ओपेक हो गए, और अन्य क्षेत्रीय आर्थिक वाणिज्यिक संगठन जो हैं, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद में पूंजी का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, ठीक है, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा जो है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसको पढ़ना है, विश्व मानव सूचकांक, बहुत सारी परिभाषाएं और उससे संबंधित कुछ अन्य पहलू जो हैं, करंट अफेयर, सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस की व्यापकता आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से आयोग ने सभी चीजों को बटोरने का प्रयास किया है, सब कुछ बटोर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप नीचे ढूंढते रह जाएंगे कि कुछ ऐसा बच तो नहीं गया है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये बहुत शानदार भी है क्योंकि एक व्यापक समझ विकसित करने के लिए इन सारी चीजों को समझना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बजट क्या होता है, बजट की विशेषताएं, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं, परियोजनाएं, कर सुधार, ये सारे फैक्टर्स, कृषि, पशुपालन, खाद्यान्न, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, जड़ी बूटी और सांस्कृतिक, जो जड़ी बूटी की संस्कृति है, कल्चर ऑफ जड़ी बूटी, आर्थिक विकास में योगदान और उससे संबंधित अन्य पहलुओं को भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक आपका 5वां, बात कर रहा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। और यहाँ पर अगर हम देखें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एस्पेक्ट को, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगी, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है वो भी उसके उत्तर दे सके। इट मीन्स, इसके कहने का मतलब है कि 10वीं के स्तर तक, 10वीं स्तर तक आपके जर्नल साइंस के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है आपका भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका इतिहास क्या रहा है, योगदान क्या रहा है। समसामयिक मुद्दों के अंदर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान कांग्रेस, सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन इत्यादि, ये सारे मसले आपको पढ़ने रहेंगे भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान विषयक अन्य संगठन, जिससे में आपका IUCN आ जाता है, WWF आ जाता है, IPCC आ जाता है, WHO आपका आ जाता है, यूनेस्को आ जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग और E-गवर्नेंस। तो साइंस वाले सेगमेंट को फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर एम्बिगुअस छोड़ना ही
पड़ गया है साइंस वाले सेगमेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी यहाँ पे शामिल किया गया है और यहाँ पर इसको पहली बार आप देखेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के टॉपिक को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से यहाँ पर आपको समझा दिया गया है और एक बहुत ही रोचक टॉपिक है ये। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावास क्या होता है, सामुदायिक पर्यावरणीय प्रणाली क्या है, संरचनात्मक कार्य और अनुकूलन किस प्रकार से होता है, वनस्पतियां एवं उनका वर्गीकरण, परंपरागत खेती, वाणिज्यिक कृषि, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन और उनका क्षेत्रीय वितरण, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि समस्याएं, कृषि विविधता क्या है, ये सारे पैरामीटर आपको देखने रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन के अंदर आपको पढ़ना रहेगा बच्चे मृदा, जल, वायु, वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, समुद्रीय, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योजनागत क्रियान्वयन और उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ये सारे डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। जैव विविधता के अंदर जोखिम और संरक्षण, आचार नीति और उसका उपयोग, पर्यावरणीय संकट के बारे में बात की जाए तो वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण नियम और अधिनियम, भूमंडलीय उष्णता, ये सारी चीजें इसमें आएंगी और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव को देखेंगे। सुदूर संदेशों की अवधारणा और जीआईएस जो है, जीआईएस का अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा, मौसम पूर्वानुमान और स्प्रेडशीट या विस्तारण का अनुप्रयोग और आधार के जो आंकड़े होते हैं उनका उपयोग कैसे किया जाएगा। फिजिक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें, कंप्यूटर और सूचना प्रमाण के सिद्धांत क्या है, मौलिक कंप्यूटर संगणक, यानी कि पूरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, भौतिक या फिजिक्स के अंदर कंप्यूटर और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत क्या है, मौलिक कंप्यूटर संगठन, बुलियन बीजगणित क्या होती है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, समस्या समाधान तकनीकें कैसे निकाली जाएंगी, कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार की लैंग्वेज या भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक आंकड़ा प्रकरण कैसे होगा, आंकड़ा संप्रेषण और कंप्यूटर नेटवर्क तथा सुरक्षा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का उपयोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, पीसी का अनुप्रयोग, ये जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर पैकेज, साइबर अधिनियम के मूलभूत तत्व। तो ये समझ लीजिए कि एकदम नया आपके लिए न्यू पाठ्यक्रम है यहाँ पर, जिसको आपको नए सिरे से आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में पदार्थ, उसकी अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण तत्वों का उद्भव, विवरण, कठोर, जल, मृदु, ये भारी, हैवी वाटर, शुद्धिकरण, बैटरियां, ईंधन सेल, ये सारी चीजें वो विडंबनाएं हैं जिनको आप साइंस में पढ़ते चले आ रहे हैं लंबे समय से। ठीक है, उनको सब कुछ पढ़ना है आपको, मैकेनिक्स भी पढ़ना है, पदार्थ के सामान्य विशेषताएं भी पढ़ना है, तरंग गति, ध्वनि गति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, परमाणु, नाभिकीय भौतिकी, सारा कुछ जो आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर वो सब आपको पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पर इस पैकेज के अंदर आपको बता दी गई। लाइफ विज्ञान के बारे में बात करें, जीव विज्ञान, शाखाएं क्या है, योगदान क्या है, प्राकृतिक संसाधन और उसका प्रबंधन, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पादन, टीके, परिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, अनुवांशिक रूप से अशोधित जो जीवधारी होते हैं, भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, पशुपालन, पादप और मानव कल्याण के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं इनको देखा जाएगा और वैज्ञानिक परिभाषित जो शब्दावलियां होती हैं वो, साथ ही साथ उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, तो ये सारे टॉपिक आपको देखना है। और उसके बाद में अंतिम टॉपिक आपका है बच्चे इस प्रारंभिक परीक्षा के जीएस में, जिसमें से 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम देख के पहली चीज तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसमें हर एक चीज जितने भी आपको हेडिंग पढ़नी है वो सब हेडिंग यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, प्रश्न पत्रों को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसके हिसाब से बेहतरीन तैयारी करनी है। क्रेडोज आईएएस आपको पूरी तैयारी करवा रहा है और पहले से भी चल रही है, इसके पहले भी हमारे बैचेस चल रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया है, तो उसका आप भी लाभ उठाइएगा। यहाँ पर बात की जा रही समसामयिक घटनाएं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। पहला इसमें क्या है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, महाद्वीप और विश्व के देश, अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व के जो प्रमुख आश्चर्य हैं, विश्व के धर्म हैं, भारतीय राज्य हैं, विश्व और भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास, राष्ट्रीय प्रतीक भारत में, वरीयता अनुक्रम क्या है, विश्व, भारत के प्रमुख मानव अधिकार और कल्याण संगठन,
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख दर्रे, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संसाधन संस्थान जो हैं, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषाएं, ये सब कुछ करंट अफेयर में जो आपके पूछे जाते हैं वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के इस तरह से आप देखेंगे कि ये जीएस पेपर 1 का पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आता है दूसरा सेगमेंट जिसे हम द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर का प्रश्न होता है, एक प्रश्न 1.5 अंक का, समय अवधि 2, पूर्णांक 120 अंक यहाँ पर दिया गया, गलती यहाँ पर कर दिए हैं, ये 150 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या, अच्छा सॉरी गलती नहीं किए हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो प्रश्न पत्र है 2 यूनिट के अंदर डिवाइड है। पहली यूनिट में प्रश्नों की संख्या 80 है और पूर्णांक उसका 120 है, और इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला अभिक्षमता परीक्षण, जिसके अंदर कथन कारण आप देखे होंगे, सत्य और असत्य कथन, न्याय वाक्य जो होते हैं, एनोलॉजी जो होती है, समरूपता होती है, असमानता होती है, निरूपता, प्रतिबिंब, ये सारी चीजें अभिक्षमता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। संप्रेषण व अंतर्वैयक्तिक कौशल की बात की जाए तो वो भी आपका शामिल है, शब्द निर्माण, कूटबद्धता, गैर कूटबद्धता और संख्यात्मक प्रचालन जो होता है, ये सारी चीजें शामिल हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता जो है उसके अंदर कौन, कथन कारण, कथन और दलील के आधार पर जो प्रश्न, कथन पूर्वानुमान, कथन क्रियाविधि, कथन निष्कर्ष, वाक्य से निष्कर्ष निकालना, विषय वस्तु का पता लगाना, प्रश्न कथन, वेन आरेख, अंक गणित, संख्या श्रृंखला। ठीक है, अंक गणितीय, तर्क वितर्क और अनाकृत आकृतात्मक जो वर्गीकरण होता है, जो वस्तुएं दी रहती हैं, आकृतियां दी रहती हैं, उन आकृतियों के अंदर किस प्रकार का चेंजेस है वो देखना, संबंध अवधारणा, तो ये सारी चीजें तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित। निर्णय लेना और समस्या का समाधान, तो समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, कथन और कारण ये शामिल है। और सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर दिशा बोधक परीक्षा, सामाजिक बौद्धिकता, भावनात्मक बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, पहली परीक्षण, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, अनुपस्थित स्वरूप विवेचना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। छठा पॉइंट जो है संख्यात्मक अभिज्ञान, संख्या उसका वर्गीकरण, संख्याओं का विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता की सामान्य विशेषताएं, प्रमुख संख्या परीक्षण, विभाजन का शेषफल नियम, 2 लाइन संख्या श्रृंखला, प्राकृतिक संख्याओं के कुछ नियम। तो ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के अंदर, आंकड़ों का चार्ट, पाई ग्राफ, ठीक है, तालिका, माध्यिका और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में यहाँ से आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी। यूनिट सेकंड के अंदर 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बच्चे, और इसका अंक जो है 30 अंक का होगा। इसमें यूनिट 2 में प्रश्न बिंदु 8 से कुल 7 प्रश्न और बिंदु 9 से कुल 13 प्रश्न, ये भी बता दिया गया है। 8 वाला जो प्रश्न है इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला कह रहा है कि देयर शैल बी अ लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर द कंप्रीहेंशन फॉलोड बाय द 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ 1.5 मार्क्स ईच, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा सा लंबा सा इंग्लिश पैराग्राफ दिया गया होगा और उस पैराग्राफ पर आधारित 3 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके 1.5 मार्क्स के होंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी टेस्टेड बाय द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द आइडिया कंटेंट्स इन द पैसेज एज वेल एज हिज एंड हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। वहाँ पर ये बताया जाएगा, ये प्रश्न इसलिए दिया जाएगा कि बच्चा अंग्रेजी पढ़कर उसके अंदर जो मेन आइडिया दिया गया है उस चीज़ को समझने में सक्षम है या नहीं, अंग्रेजी की उसको समझ है कि नहीं, अंग्रेजी ग्रामर को जानता है या नहीं, उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये आपको दिया जाएगा ग्रामर का पैसेज। और उसके बाद में 4 प्रश्न यहाँ से, तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। किसमें से? वोकाबुलरी से, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फेजल या फेजियल वर्ड्स जो होती हैं, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो इन टॉपिक्स में से 4 प्रश्न कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इट मीन्स 7 प्रश्न आपके अंग्रेजी से पूछे जाएंगे और उसके बाद में हिंदी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 ही तो प्रश्न पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न हिंदी से आपके 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है जो 9वां टॉपिक जो है, इसमें
भाषा में बोधगम्यता कौशल दिए हैं, तो एक अपठित गद्यांश या अवतरण दिया जाएगा और उस पर आधारित आपको 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1.5 अंक का होगा और प्रत्येक के उत्तर के लिए 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी कंप्रीहेंशन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 6 और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से प्रश्न पूछा जाएगा 3। ये आपका डिवीजन है इसका। और 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्द विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, क्रिया रूप आदि से आधारित। तो सारा हिंदी भी इसमें लपेट ही लिए हैं। ठीक है, और ये आपका रहा सीसेट का पाठ्यक्रम। तो कुल मिला के आपको ये सेशन कैसा लगा? इसमें हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। आने वाले सेशन में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन क्लासेस के पहले आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का और विस्तृत डिकोडिंग आपको दिया जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के भी पाठ्यक्रम को पेपर वाइज हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्रेडोज द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर यूके पीसीएस के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, प्रीलिम्स स्पेशल कोर्सेस, मेंस स्पेशल कोर्सेस, हर एक चीजें चलाई जा रही हैं, उनको आप वहां से परचेज कर सकते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।